हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की अंग्रेज़ी की बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी खोए हुए बचपन की कहानियाँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और पिछले वीडियो की तरह इसमें भी हम अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनका हम हिंदी में अर्थ भी समझेंगे और इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल पर, तो उनको देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। इसके अलावा आप अपने बहुमूल्य विचार ज़रूर मुझे लिख के भेजें, जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। और जो भी आप पढ़ना चाहें वो भी आप लिख करके मुझे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इस लेसन को लिखा है प्यारे बच्चों अनीस जंग, ये इसकी लेखिका है अनीस जंग, और ये 1964 में इनका जन्म हुआ था राउरकेला के अंदर। और इन्होंने अपना बचपन जो है हैदराबाद के अंदर बिताया। इसके अलावा इन्होंने अपनी शिक्षा जो है हैदराबाद में भी प्राप्त की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये पढ़ने के लिए गई थी। इसके अलावा इनके जो माँ बाप थे वो दोनों ही राइटर थे। अनीस जंग ने अपना कैरियर जो है एक राइटर के रूप में भारत के अंदर प्रारंभ किया था। इसके अलावा ये अखबार के अंदर, अच्छे अखबारों के अंदर एडिटर भी रही है। और इसके अलावा इन्होंने अखबारों के अंदर स्तंभ लेख भी लिखे हैं, भारत के अंदर और विदेशों में भी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। और ये जो आपका पाठ यहाँ पर दिया गया है वो लॉस्ट स्प्रिंग, ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का एक भाग है। तो यहाँ ये आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, इसका मतलब है कि दिन भर कठोर परिश्रम करना। रूफ ओवर हिज हेड, यानी अपने सिर के ऊपर छत होना, कहने का मतलब मकान होना रहने के लिए। परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी की शाश्वत अवस्था। परपीचुअल यानी शाश्वत, यानी सदा बनी रहने वाली। डार्क हटमेंट का मतलब है अंधेरी झोंपड़पट्टी। हटमेंट का मतलब होता है झोंपड़पट्टी। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों के ऊपर बोझ डालना। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है प्यारे बच्चों कूड़ा कचरा। तो कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में से 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरी मुलाकात हर सुबह हो जाया करती थी। एनकाउंटर का मतलब मुलाकात होना। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, जो गोल्ड ढूंढ रहा होता था। इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, यानी मेरे अड़ोस पड़ोस में जो कचरे के डम्प्स थे, जो ढेर थे, उनमें वो सोना ढूंढ रहा होता था। उस वक्त मेरी हर रोज़ ये साहिब नाम के लड़के से एनकाउंटर हो जाता था, मतलब मुलाकात हो जाती थी। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले, लेफ्ट यानी छोड़ दिया था, यानी साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी इसका जो घर था वो ढाका के अंदर था और हरे भरे खेतों के मध्य में था। सेट एमिस्ट, एमिस्ट का मतलब होता है मध्य में। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर की, मेमोरी यानी याद, यानी दूर की याद नहीं है। उसका घर दूर की याद नहीं है, कहने का मतलब उसको अपना घर छोड़े हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। देयर वर मैनी storms that swept away their fields and homes,
अब ढाका में क्या होता है कि देर आर मैनी स्टॉर्म्स, यानी बहुत तूफ़ान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, और स्टॉर्म्स क्या करते हैं, स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, इनके घरों को और इनके खेतों को बहा करके ले जाते हैं। तेज़ तूफ़ान के कारण इनके घर और इनके खेत जो है बह जाते हैं। हिज मदर टेल्स हिम, ये बातें उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण था कि वो अपने घर को छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और क्यों आए हैं यहाँ पर, लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में, यानी पैसे की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े शहर के अंदर। वेयर ही नाउ लिव्स, जो जहाँ ये आज रहता है। वेयर ही नाउ लिव्स, यानी जहाँ ये आज रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, मेरे क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब दिया गया। जब पहली बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि वाई डू यू डू दिस, तुम इसको ये काम क्यों करते हो, मतलब कचरे बीनने का काम क्यों करते हो, तो उसका आंसर यहाँ पर साहिब ने दिया है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी मेरे पास करने को और कोई काम है ही नहीं। ही मटर्स, वह बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, दूर कहीं देखता हुआ। गो टू स्कूल आई से ग्लिवली, ग्लिवली का मतलब होता है लापरवाही से। आई से ग्लिवली, यानी मैं लापरवाही से उससे कहती हूँ, कैजुअली कहती हूँ कि गो टू स्कूल, अरे स्कूल जाया करो, स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग इमीडिएटली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत ही मुझे ये पता चल गया, ये जब मैंने उससे कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो मेरी ये जो सलाह थी उसके लिए, इसकी जो हॉलोनेस थी, यानी इसका जो खोखलापन था, वो उस खोखलेपन का, यानी मेरे शब्दों का जो खोखलापन था, उसका मुझे तुरंत ही एहसास हो गया। यानी मैं पहचान गई कि मैंने बेकार की बात इनसे कही है, इनके लिए कोई स्कूल है नहीं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तब साहिब ने इसका जवाब दिया कि मैडम ऐसा है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है, और व्हेन दे बिल्ड वन, और जब वे कोई स्कूल बना देंगे, बिल्ड यानी बनाना, तो आई विल गो, मैं स्कूल चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, तब मैंने हाफ जोकिंग करते हुए, यानी थोड़ा सा मजाक करते हुए मैं उससे पूछती हूँ कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, कि यदि मैं स्कूल शुरू कर दूँ, यानी मैं ही बना दूँ तुम्हारे लिए स्कूल, तो विल यू कम, तो क्या तुम उस स्कूल में पढ़ने आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, तब वो मुस्कुराता हुआ मुझसे कहता है कि यस मैडम, मैं, यदि आप स्कूल चालू करती हो तो मैं उसमें पढ़ने अवश्य आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी, और कुछ दिन बाद में जब मेरी साहिब से मुलाकात हुई तो भागता हुआ, रनिंग करता हुआ, अप टू मी, मेरी तरफ, यानी मेरी तरफ भागता हुआ वो आया, और आकर के उसने मुझसे कहा, इज़ योर स्कूल रेडी, मैडम क्या आपका विद्यालय तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, एम्बारेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमाइज दैट वाज नॉट मीन्ट। तब मैंने उस लड़के से कहा कि स्कूल बनने में कुछ ज़्यादा समय लगता है, लॉन्गर, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, यानी स्कूल बनने में ज़्यादा समय लगता है, वो कोई रातों रात नहीं बनता। ऐसे मैं कहती हूँ एम्बारेस्ड, परेशान होती हुई, शर्मिंदा होती हुई, एट हैविंग मेड ए प्रोमाइज, एक प्रोमाइज जो मैंने उससे की थी, यानी जो वादा मैंने उससे किया था, दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई अर्थ नहीं था, यानी जो वादा मैंने उससे किया जिसका कोई मतलब नहीं था, उस वादे, यानी खोखले वादे पर मैं शर्मिंदा थी। तो मैंने शर्मिंदा होते हुए उससे कहा, परेशान होते हुए उससे कहा कि भाई स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है, बट प्रोमाइजेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन इस लड़के की खाली दुनिया में, ब्लीक वर्ल्ड, इस दुनिया की ये जो खाली दुनिया थी, उसके हर कोने के अंदर मेरी जैसी बहुत सारी प्रोमाइज़ें भरी हुई थी। यानी मैंने ही ऐसा वादा, खोखला वादा उससे नहीं किया था, बल्कि हो सकता है कि और भी लोगों ने विभिन्न तरह के प्रोमाइज़ उससे किए हों।
आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, तो कई महीनों तक उसे जानते हुए, यानी कई महीने हो गए मेरी और उसकी मुलाकात हुए और हम कई महीनों के जानकार हो गए। आई आस्क हिम हिज नेम, यानी कई महीने बाद जा कर के मैंने उसका नाम पूछा, मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, तब वो अनाउंस करता है यानी बताता है, घोषणा करता है कि मैडम मेरा नाम है साहिब ए आलम। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, हालांकि वो साहिब ए आलम का अर्थ नहीं जानता, सिर्फ ये जानता है कि उसका नाम साहिब ए आलम है, लेकिन साहिब आलम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है इस बात से वो लड़का बिल्कुल अनजान है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसकी मीनिंग जानता, इसका अर्थ जानता, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब संसार, दुनिया, कायनात, ये पूरी जो दुनिया है, जो पूरा ब्रह्मांड है उसको कहते हैं यूनिवर्स। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का मालिक, यानी दुनिया का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस बात के ऊपर कि वो दुनिया का मालिक है, इस पर विश्वास करने में, भरोसा करने में उसे बहुत समय लगता। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसका नाम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, इससे बिल्कुल अनजान। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता है। रोम्स, रोम्स का मतलब होता है वांडर, यानी बेमतलब भटकना इधर उधर। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी उसके मित्र कैसे हैं, नंगे पैर चलने वालों की एक सेना है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और ये सेना अपीयर होती है, दिखाई देती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों की तरह, एंड डिसअपीयर, डिसअपीयर का मतलब गायब होना, और डिसअपीयर हो जाती है एट नून, दोपहर के वक्त, नून यानी दोपहर। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और समय के साथ साथ, यानी कई जैसे जैसे समय गुजरता गया, ओवर द मंथ्स यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, महीने गुजरते गए, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, तो इसके जो साथी थे उनमें से मैं हर एक को पहचानना, यानी मैं हर एक को पहचानने लग गई, यानी सबसे मेरी मुलाकात होगी और सबको मैं अच्छी तरीके से जान गई। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तो एक दिन मैंने एक दिन मैं उनमें से किसी एक लड़के से ये पूछती हूँ कि भाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो वो लड़का जिससे मैं ये पूछती हूँ कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो वो लड़का क्या जवाब देता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी माँ उन चप्पलों को आलमारी के ऊपर से नीचे नहीं उतारती, यानी टांड पे से नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर सिंपली, वो सीधे शब्दों में जवाब देता है, इवन इफ़ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर, और तभी दूसरा लड़का जो उसके बगल में खड़ा है वो उसकी बात में ये बात और जोड़ देता है कि भाई ऐसा है मैडम, यदि इसकी माँ इसको वो चप्पल टांड से नीचे उतार के भी दे देगी तो ये उनको फेंक देगा, पहनेगा नहीं। हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और वो लड़का जो ये बात कहता है उसने ऐसे जूते के जोड़े पहन रखे हैं जो बिल्कुल बेमेल हैं, डू नॉट मैच, मैच नहीं करते। जैसे एक 6 नंबर का जूता पहन रखा है, एक पैर में 7 नंबर का पहन रखा है, तो इस तरह उसने बेमेल जूते पहन रखे हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने उसके जूतों के ऊपर बात की, कमेंट किया, तो ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वो सिर्फ उसने अपने पैरों को छिपाने के लिए आगे पीछे किया, सफल यानी आगे पीछे करने लगा और कहा कुछ नहीं। एंड सेज नथिंग यानी कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज सेज ए थर्ड बॉय, तब तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए, मुझे 2 जूते चाहिए। आई वांट शूज सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए मैडम। हु हैज़ नेवर आउंड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ,
जिसने अपने जीवन में कभी भी एक जूते का जोड़ा नहीं पहना था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश की यात्रा करते वक्त, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने लड़कों को देखा है बेयरफुट चलते हुए। इन सिटीज़, ऑन ब्लेज रोड्स, शहरों के अंदर और गाँव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इट्स वन एक्सप्लेनेशन। एक तरीके से बात ये है कि ये जो लोग हैं, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा ये लैक ऑफ मनी के कारण नहीं करते कि भाई इनके पास धन नहीं है चप्पल या जूते खरीदने के लिए, ऐसी बात नहीं है, ये खरीद सकते हैं। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन इनके यहाँ बेयरफुट रहने का ट्रेडिशन है, मतलब रिवाज है, यानी रिवाज है बेयरफुट रहने का। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये तरीका है अपनी परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने का, यानी अपनी शाश्वत रहने वाली गरीबी की अवस्था को दिखाने का क्या ये एक तरीका है। मुझे इस बात के ऊपर आश्चर्य होता है कि भाई नंगे पैर रहो अपनी गरीबी को दिखाने के लिए। परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी की शाश्वत अवस्था। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, मुझे याद आती है एक कहानी जो उडीपी से आने वाले एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ऑल टेम्पल, यानी जब वो आदमी एक लड़का था तो वो एक टेम्पल के सामने से गुज़रता हुआ, एक मंदिर के सामने से गुज़रता हुआ अपने विद्यालय जाता था। वेयर इज़ फादर वाज ए प्रीस्ट, और वहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे। प्रीस्ट यानी पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, तब वो थोड़ी देर के लिए टेम्पल के सामने खड़ा होता, मंदिर के सामने खड़ा होता। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और भगवान से पेयर ऑफ शूज़ यानी जूतों की एक जोड़ी के लिए प्रे करता। प्रे यानी प्रार्थना करना, यानी भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान मुझको जूतों का एक जोड़ा या जोड़ी दिलवा दे। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद में जब मैं उस व्यक्ति के जो है शहर के अंदर गई, टाउन के अंदर गई, एंड द टेम्पल, और जब मैंने वहाँ उस मंदिर को देखा, विच वाज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि आज बिल्कुल उजाड़ अवस्था में था, यानी उजाड़ हो गया था, पूरी तरह से उजड़ा हो गया था, उजड़ गया था। डिसोलेशन का मतलब उजाड़ होना। इन द बैकयार्ड, और उस मंदिर के बैकयार्ड यानी पिछले अहाते में, यानी उसके पिछवाड़े में। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब होता है पिछवाड़ा, और कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आगे का आंगन। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और वहाँ उस पिछवाड़े में यानी मंदिर के पिछवाड़े में एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ जो है मैंने लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई देखी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक युवा लड़का जिसने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहन रखा था, पोशाक पहन रखी थी, बियरिंग सॉक्स एंड शूज, और जिसने जूते और मोजे भी पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग, वो पेंटिंग करता हुआ आया, यानी हाँफता हुआ आया। अराइव यानी आना, और पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना, यानी भागते भागते जब कोई आता है तो ज़ोर ज़ोर से सांस जब लेते हैं हम तो उसको कहते हैं पेंटिंग करना, मतलब हाँफना। तो हाँफता हुआ वो लड़का वहाँ पर आया है। एंड थ्रू इज स्कूल बैग, और उसने जो है आते ही अपना जो स्कूल का बैग था उसे फेंक दिया ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, तब उस लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, तब मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई। हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने भगवान से की थी, देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली ए पेयर ऑफ शूज़, और तब
आखिरकार अंततः उसे जूते का जोड़ा उसने प्राप्त कर लिया था। लेट मी नेवर लूज देम, मुझे इन्हें कभी भी नहीं छोड़ना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और इस तरह देवी ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर लिया था, यानी उसकी जो प्रेयर थी, जो प्रार्थना थी, वो सुन ली थी, उसकी पूर्ति कर दी थी, ग्रांट कर दी उसको। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज, और आज यंग बॉयज यानी युवा लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, पृष्ठ के लड़के की तरह यानी पुजारी के लड़के की तरह वोर शूज, जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन मैनी अदर्स, बहुत सारे दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स जैसे, यानी जो कचरा बीनने वाले जो लड़के हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रहने वाले, रिमेन शूलेस, ये शूलेस रहते हैं, यानी बिना जूतों के रहते हैं। रिमेन यानी रहते हैं, शूलेस यानी बिना जूतों के। यानी आज भी बहुत सारे कचरा बीनने वाले जैसे बहुत सारे लड़के हैं मेरे नेबरहुड में रहने वाले, मेरे पड़ोस में रहने वाले, जो आज भी जो है बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, आखिरकार क्या हुआ कि मेरी एक्वेंटेंस का मतलब होता है जानकारी या पहचान, जान पहचान। तो माई एक्वेंटेंस यानी मेरी जान पहचान विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, ये जो कचरा बीनने वाले, जो नंगे पैर रहने वाले जो लोग हैं, जो लड़के हैं, इनके साथ जो मेरी जान पहचान थी, लीड्स मी टू सीमापुरी, ये मुझे सीमापुरी ले गई। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, अब ये सीमापुरी क्या है? सीमापुरी एक ऐसी जगह है, एक प्लेस है जो कहाँ स्थित है? पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की सीमाओं पर, यानी दिल्ली की सीमा पर, इसीलिए इसका नाम सीमापुरी भी है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि ये जो सीमापुरी है वो दिल्ली से मीलों दूर है, यानी बहुत सारी दूर है। मेटाफोरिकली यानी लाक्षणिक रूप से, दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, यहाँ जो रहते हैं लोग, ये सब अधिकांशतः स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स का मतलब होता है जो अनाधिकार रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये अधिकतर जो है घुसपैठिए लोग हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर बिना अनुज्ञा के कब्जा कर रखा है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और ये लोग 1971 में, यानी 1971 में ये लोग बांग्लादेश से आकर के यहाँ बस गए थे। साहिब्स फैमिलीज अमोंग देम, साहिब का परिवार भी इनमें से एक है। सीमापुरी वास देन ए विल्डरनेस, उस वक्त जब ये लोग यहाँ आकर के बसे थे तो सीमापुरी उस वक्त एक विल्डरनेस थी, यानी एक बियावान यानी उजाड़ जगह थी। इट स्टिल इज, हालांकि ये अभी भी ऐसी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज ये खाली जगह नहीं है, एम्प्टी नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, और यहाँ किस तरह के मकान बने हुए हैं? स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी मिट्टी के ढांचे बने हुए हैं, ढांचे, स्ट्रक्चर यानी ढांचे, मड यानी मिट्टी के, विद रूफ्स, जिनकी जो छत है वो किसकी बनी हुई है? ऑफ टिन एंड टारपोलिन, यानी टिन की और तिरपाल की, कहने का मतलब चद्दर और तिरपाल उनकी छतों पर डले हुए हैं। डेवॉइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, इसके अलावा यहाँ जो है न तो रनिंग वाटर, यानी रनिंग वाटर का मतलब नलों का पानी, यानी नल से आने वाला पानी, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, पानी का जो निकास व्यवस्था होती है, इसके अलावा सेवेज यानी मल जल के निकास की जो व्यवस्था होती है, इन सभी से ये क्षेत्र पूरी तरह से डेवॉइड ऑफ है, यानी वंचित है, यानी किसी भी तरह की यहाँ पर जो है सुविधा नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ ऐसी कंडीशन में 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, यानी 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये लोग यहाँ 30 साल से भी अधिक समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, यानी बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स,
बिना परमिट के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके साथ पास राशन कार्ड हैं, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और इसके कारण इनका नाम वोटर लिस्ट में भी शामिल हो गया है, एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इसके कारण ये लोग जो है ग्रेन यानी खाद्यान्न खरीदने में समर्थ हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब ज़िंदा रहना, तो भोजन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदा रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान के यानी पहचान पत्र के भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़िंदा रहने के लिए। पहचान पत्र को थोड़ी खाएगा कोई आदमी, ज़िंदा रहने के लिए तो भोजन चाहिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़ and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain. If at the end of the day, यानी यदि दिन के अंत में we can feed our families, हम हमारे फैमिलीज़ को यानी परिवारों को भोजन खिला सकें, and go to bed और सो सकें, विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बिना पेट दर्द के, एकिंग का मतलब होता है दर्द, स्टोमक एकिंग यानी पेट दर्द, और बिना पेट दर्द के यानी बिना पेट में दर्द हुए यदि हम सो सकें तो वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, उन फील्डों की अपेक्षा जो हमें अनाज नहीं दे सकते। से ए ग्रुप ऑफ वीमन इन टेटर्ड साड़ीज, ये बातें एक औरतों के समूह ने, यानी एक औरतों का जो समूह है, यानी ये जो सारी बातें हैं वो एक ग्रुप ऑफ वीमन यानी औरतों का एक झुंड में से कोई औरत शायद ये इस बात को कहती है, इन टेटर्ड साड़ीज, और ये जो औरतों का समूह है तो इस औरतों के समूह में अधिकतर सभी औरतों ने जो साड़ी पहन रखी है वो पूरी तरह से टेटर्ड है, मतलब चिथड़े चिथड़े है, यानी फटी हुई साड़ियाँ उन्होंने पहन रखी है। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, यानी जब मैं उन औरतों के समूह से ये पूछती हूँ कि उन्होंने अपनी हरी भरी सुंदर ज़मीन और नदियों वाली जो ज़मीन है उनको उन्होंने क्यों छोड़ा। वेरेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स, जहाँ कहीं भी इन लोगों को भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने तंबू गाड़ देते हैं, पिच यानी गाड़ देना और टेंट यानी तंबू, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और ये तंबू ही उनके ट्रांजिट होम बन जाते हैं, यानी अस्थाई जो है आश्रय बन जाते हैं, अस्थाई आशियाने बन जाते हैं, घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और इन्हीं आशियानों में, इन्हीं तंबुओं में चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बड़े होकर के ज़िंदा रहने की क्रिया में, यानी ज़िंदा रहने की जो इनकी प्रक्रिया है उसमें ये पार्टनर बन जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी अपने माँ बाप का कचरा बीनने में ये बच्चे बड़े होकर के सहयोग देने लगते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी के अंदर ज़िंदा रहने का मतलब है रैग पिकिंग करना, मतलब कचरा बीनना, थ्रू द ईयर्स, बरसों से। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, यानी इस काम ने बरसों से करते करते इस काम ने उन लोगों के लिए एक ललित कला का रूप ले लिया है, प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए कचरा सोने की तरह है, गोल्ड की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, यानी गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, सोना है उनके लिए कचरा, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, यानी गार्बेज इन लोगों के लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये कचरा ही उनके लिए रोज़मर्रा की रोटी है।
ए रूफ ओवर देयर हेड्स, ये कचरा ही उनके लिए उनके सिरों की छत है। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे ये टपकती हुई छत ही क्यों न हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये कचरा बीनना इससे भी ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के अगले पार्ट के साथ फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहें मेरे वीडियोस को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।